मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आप सबसे बात करूंगा, जो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी आप लोगों के लिए सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं। आज के अखबार में मुझे यह खबर पढ़ने को मिली है, और जो वहाँ रह रहे हैं वो शायद इसके बारे में परिचित ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। सूचना यह है कि दिल्ली पुलिस ने एक व्यवस्था की है ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप जानते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर और न्यू राजेंद्र नगर अब नए मुखर्जी नगर हो गए हैं। मुखर्जी नगर में तो हादसे के बाद अब कहा जाता है कि सन्नाटा पसरा हुआ है, थोड़ी बहुत गतिविधियां रह गई हैं, और सारी गतिविधियां ओल्ड राजेंद्र नगर और न्यू राजेंद्र नगर में आ गई हैं। यानी कि वहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट रहते हैं। ये जो स्टूडेंट हैं जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आते हैं तैयारी करने के लिए, कुछ दिनों के बाद एक अलग किस्म के मनोरोग के शिकार हो जाते हैं। उन्हें डिप्रेशन महसूस होने लगता है, अकेलापन खलने लगता है, घर की याद आने लगती है, वे बेचैन हो जाते हैं। और कुछ दिनों की तैयारी करने के बाद नो डाउट कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी डोलता है। उन्हें अपने कैरियर को लेकर के चिंता सताने लगती है कि पता नहीं हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और यदि सफल नहीं हुए तो हमारा क्या होगा। ये शुरुआत में नहीं होता, बल्कि जितना लंबा समय वहाँ रहने का बीतता चला जाता है, इस तरह की जो भावनाएं हैं उतनी ही ज़्यादा गहरी होती चली जाती हैं। दोस्तों, कोटा में क्या हो रहा है हम सब इसके बारे में जानते हैं, और अखबारों में खबरें छपती रहती हैं। ये बहुत ही एक स्वाभाविक स्थिति है। तो इसे नियंत्रित करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि इसे व्यवस्था देने के लिए, जो राजेंद्र नगर की पुलिस है उसने हेल्प बूथ की शुरुआत की है। हेल्प बूथ, आप वहां जा सकते हैं। वहां सर गंगाराम अस्पताल के जो मनोचिकित्सक हैं वे आते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सर गंगाराम अस्पताल अपने आप में देश का बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है। यानी कि अगर वहाँ के मनोचिकित्सक आ रहे हैं तो मान करके चलिए कि वे बहुत ही अच्छे और सीजन्ड मनोचिकित्सक हैं। आप उस हेल्प बूथ पर जाइए, बेझिझक जाइए, और उसके सामने अपने मन की सारी बातें पूरी ईमानदारी के साथ उड़ेल दीजिए। तभी मनोचिकित्सक आपकी मदद कर पाएंगे। जो जो आप महसूस करते हैं, जैसा जैसा आप महसूस करते हैं, जो जो विचार आपके दिमाग में आते हैं, सब उनके साथ साझा कीजिए। फिर वे आपको सलाह देंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये खबर हालांकि छपी है ओल्ड राजेंद्र नगर के बारे में, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे देश के और भी ऐसे बहुत से सेंटर हैं जहां स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरे एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपके मनोविज्ञान की यह स्थिति है, साइकोलॉजी इस तरह की बन रही है, तो दोस्तों इसके बारे में सलाह लेने में आप जरा सा भी संकोच न करें, झिझक महसूस न करें। देखिए, जीवन आपका है, कैरियर आपका है, इसका समाधान भी आपको ही ढूंढना होगा। आपकी मदद करने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं। यही एक निर्णय एएफआईएस ने लिया है। एएफआईएस ने निर्णय लिया है कि अब सप्ताह में एक दिन इसकी शुरुआत अभी मैं कल से करने जा रहा हूँ, और वह यह कि मैं इस विषय को लेकर के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में आप लोगों से बात करूँगा, डेली ऑडियो लेक्चर में। और आप सबसे इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब अपनी अपनी समस्याओं के बारे में लिख करके भेजिए। मुझे जीवंत समस्याएं चाहिए। जीवंत समस्याएं कहने का मतलब है कि जिसे सही मायने में आप सब फेस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, उसका खामियाजा भी आपको देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा, अगर आप उससे उबर नहीं पाएंगे तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे लिख करके भेजें, और मैं इसकी शुरुआत कल से ही करने जा रहा हूँ। यदि हम लोगों की यह शुरुआत थोड़ी सी भी आपकी मदद कर सकेगी तो हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आत्मसंतोष हो सकेगा। थोड़ी सी मदद मुझे भी आप सबसे चाहिए होगी, और वो ये कि आप अपनी समस्याओं को मुझसे साझा करें,
ताकि मैं वहाँ से अपने बिंदु निकाल करके आप तक पहुँचा सकूँ। वह आपके लिए ज़्यादा व्यवहारिक होगा और उपयोगी भी होगा। दोस्तों आइए अब दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक अच्छी खबर है जो राज्यसभा में हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों से नक्सली हिंसा में ज़बरदस्त रूप से कमी आई है। 81% की कमी आई है और ये जो तुलना की है उन्होंने 2010 के समय से तुलना की है। इसका मतलब है कि बहुत कमी आई है। और यहाँ तक कि नक्सली हिंसा के दौरान जब नागरिक मारे जाते थे, यहाँ तक कि जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी मारे जाते थे, क्योंकि जब मुठभेड़ होगी तो ऐसी स्थिति आएगी, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। वह कमी भी लगभग इसी के आसपास ही है, 85%। इसका मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे अब सरकार को नक्सलवादियों को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। और एक और महत्वपूर्ण जो बयान दिया गया है राज्यसभा में ही, वह यह कि इस बीच में जो उनका फैलाव है वह भी कम हुआ है। 2010 में हमारे देश के 96 डिस्ट्रिक्ट नक्सली गतिविधियों के शिकार थे। 96 राज्यों के बारे में आप जानते हैं, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है। जैसे बस्तर का ले लीजिए जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इसके बाद उधर अगर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर इधर आ जाएंगे तो आप बिहार और झारखंड आपको मिल जाएंगे। तो इसके आसपास के 96 जिले में नक्सली गतिविधियाँ थीं, जो अब घट करके 45 जिलों तक सीमित हो गई हैं, यानी कि इसमें भी बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों बीच बीच में आपको अखबारों में यह खबर पढ़ने को मिली होगी कि इतने नक्सली मारे गए। जैसे कुछ ही दिनों पहले बस्तर में लगभग 30 नक्सली मारे गए, एक मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। सोच के देखिए, बहुत बड़ी संख्या है। फिर पता लगा 10-12 नक्सली मारे गए। पता लगा कि कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। तो नक्सली जब आत्मसमर्पण करते हैं तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि उनका मनोबल टूट रहा है। और ये देखा जा रहा है कि मनोबल धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि जो हथियारों के दम पर अधिकारों को प्राप्त करने की जो फिलॉसफी चल रही थी, अब वो फिलॉसफी देने वाले और उस फिलॉसफी को स्वीकार करके इस तरह की नक्सली गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले जो लीडर हैं, वे भी अब टूटने से लगे हैं। उन्हें भी अब अपनी फिलॉसफी पर शक होने लगा है। नए फिलॉसफर मिल नहीं रहे हैं, पुराने बूढ़े होते चले जा रहे हैं, बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। तो इस तरीके से जो नक्सलवाद की कमर है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी है, और यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। दोस्तों इस तथ्य को लेकर के आज बाकायदे एक आर्टिकल लिखा है अभय दुबे जी ने, जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं दैनिक भास्कर में। उसका शीर्षक है हथियार बंद क्रांति, और आगे कुछ लिखा हुआ हथियार बंद क्रांति। मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़ें। हम लोगों का जो पेपर क्लिपिंग्स का सेगमेंट होता है, उसमें हम लोग कुछ एडिटोरियल कमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 10 अखबारों के, वो प्रोवाइड करते हैं। उसी में यह एडिटोरियल कमेंट आपको पढ़ने को मिल जाएगा। प्लीज़ आप इसे भी पढ़ें। तो इसके पीछे जो सैद्धांतिक कारण हैं और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति हो रही है, वह आपको जानने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से मेंस में लगातार नक्सलवादियों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हमारे यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण एजेंसियाँ हैं। एक है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसे हम प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं, और दूसरी एजेंसी है CBI। जो प्रवर्तन निदेशालय है उसका मूल संबंध आर्थिक अपराधों से होता है, और जो CBI है उसका संबंध तो हर तरह के अपराधों से होता है। इनके बारे में अभी जो टिप्पणियां आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वे थोड़ी सी दुखी करने वाली हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। पहले CBI के मामले में, CBI के मामले में याचिका दायर की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि जो CBI के कामकाज करने की जो प्रणाली है वो बहुत धीमी है, और सभी मामलों में धीमी नहीं है, बल्कि जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, यानी कि जो बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं, उनके बारे में जो मामले होते हैं वो बहुत धीरे आगे बढ़ाए जाते हैं। याचिका में ये कहा गया था।
इस पर बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी भी कर रही है। और याचिका में सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है कि जो सीबीआई है वो हाई प्रोफाइल केस के मामले में अलग अलग मापदंड भी अपनाती है। हाई प्रोफाइल व्यक्ति तो आप उन्हें भी कह सकते हैं जो विपक्ष के राजनेता हैं, लेकिन विपक्ष के राजनेता के मामले में वो धीमी गति से काम नहीं करती है। और पता लगा कि ये जो विपक्ष का राजनेता है फिर से सत्ता में आ गया है, तो फिर उसके मामले में जो गति है वह धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये जो आरोप लगाया गया है अपने आप में बेहद गंभीर है और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि आरोप ही लगाया गया है, बल्कि कई बार सुप्रीम कोर्ट स्वयं में सीबीआई की गतिविधियों पर टिप्पणियां कर चुकी है, बहुत ही नकारात्मक टिप्पणियां। उसमें से एक टिप्पणी आपको शायद मालूम होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिंजड़े में बंद तोता। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं न कहीं यह लगता है कि जो याचिका दायर की गई है उसमें सच्चाई है। लेट अस सी, देखते हैं कि इस पर सुनवाई से और क्या तथ्य निकल कर के सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। दोस्तों, यहाँ आपके लिए एक बात विचारणीय है, वो ये है कि जो सांसद होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं और जिन्हें मैंने हाई प्रोफाइल कहा है वे जनप्रतिनिधि ही हैं। तो जनता को यह जानने का मौलिक अधिकार होता है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए यह बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, लगभग यही आरोप प्रवर्तन निदेशालय पर भी लगाया गया है और बाकायदे संसद में ये बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में ईडी ने राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ 193 केस दर्ज किए, 193 केस दर्ज किए, जिनमें केवल 2 में दोष सिद्धि हुई है और इस अवधि में किसी भी मामले में आरोपित को निर्दोष करार नहीं दिया गया है। सोच करके देखिए फिर ये दोनों एजेंसियां कर क्या रही हैं। दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।